नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम लोग आज महामैराथन करने वाले हैं, जिसमें देखने वाले हैं विज्ञान और सामाजिक विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो पेपर में पूछा गया है उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन इसमें देखा जाएगा। क्योंकि ये पेपर में हर बार पूछा गया क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो एक के बाद एक क्वेश्चन का सीरीज चलते रहेगा। महामैराथन क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। और तो है आप लोग का पहला है टॉपिक कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है 2020, 22, 23, 24, 25 और 26 में आने की संभावना है। ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा कि जब अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कि जब अभिकारक और क्या होता है, अभिकारक और रासायनिक समीकरण, जब अभिकारक और उत्पाद जब दोनों समान होते हैं तब उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, इसलिए अभिकारकों व उत्पादों का परमाणु बराबर होना चाहिए। अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जब तक रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होगा तब तक वह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार इसका आंसर आप लोग अच्छे तरीके से लिखिएगा। फिर से है, जनन किसे कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि जनन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। चलिए इसको आसान भाषा में हम लोग देखते हैं। तो जनन किसे कहते हैं, वह प्रक्रम के मतलब वह क्रिया, प्रक्रम का मतलब वह क्रिया जिसमें जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। कि उसमें जो जीव होगा अपने ही जैसे बच्चे पैदा करेगा या अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है और अपने जाति को विलुप्त होने से बचाता है, उसे ही जनन कहते हैं। कि वह क्रिया जिसमें जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है और वह अपने जाति को बनाए रखने के लिए जनन करता है, उसे ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। फिर से जनन भी प्रकार होता है। जनन दो प्रकार के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अब पूछेंगे आप लोग सर लैंगिक और लैंगिक जनन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें दो लोगों की आवश्यकता हो, एक मादा एक नर, दो लोगों की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएंगे, पादप आ जाएंगे, गाय आ जाएंगे। जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं, जब दो लोगों की आवश्यकता होती है, उसे कौन सा जनन बोला जाता है, लैंगिक जनन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन क्या होता है कि जिसमें नर व मादा दोनों भाग नहीं लेते हैं। क्या ऐसा भी है कि जिसमें दो लोग ना हो तभी भी जनन हो सकता है? हाँ, जनन हो सकता है। बस एक ही से ही एक ऐसा जीव होते हैं जो एक ही होते हैं लेकिन जनन होता है और उनसे भी क्या होता है, अलग जीव बन जाते हैं। ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि दो लोगों की आवश्यकता ही है। बस लैंगिक जनन जो जनन होता है, लैंगिक जनन में ही दो लोगों की आवश्यकता होती है, बल्कि अलैंगिक जनन में एक ही लोग की आवश्यकता होती है और उसमें जनन हो जाता है। तो जिसमें नर व मादा दोनों भाग नहीं लेते हैं और लैंगिक जनन कहलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया और ऐसे कुछ जीव है जिसमें क्या होता है, एक ही जो नर और क्या होता है कि उसी पौधे से ही कट कर दूसरा पौधा बन जाता है। क्या होता है कि उनका कोशिका विभाजन हो जाता है। उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है और एक ही जीव से दूसरा जीव निर्माण कर लेता है। उस जनन को हम लोग बोलेंगे अलैंगिक जनन।
और लैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही लोगों की आवश्यकता होती है और एक ही पादप की आवश्यकता होती है जिसमें जनन हो जाती है। लेकिन उसके विपरीत लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में दो लोगों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी तभी वह जनन हो पाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद से हम लोग देखते हैं अगला, विद्युत धारा। विद्युत धारा देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में भी पूछा जाता है। इसका सूत्र से भी क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन बताता है। तो चलिए देखते हैं विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग करंट। करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करंट, ठीक है ना। देखते हैं, तो विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। यहाँ से पूछता है क्वेश्चन कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। इसका सूत्र देख लीजिए, विद्युत धारा आई इक्वल टू आवेश बट्टा समय Q बट्टा T। यहाँ से क्वेश्चन एक नंबर का बनाता है। देखिए कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, याद रखिएगा। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। एक एक नंबर का क्वेश्चन बनाएगा, देख लीजिएगा। 20 नंबर में 20 नंबर का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है ना, उसमें से जरूर ये क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। फिर से देखिए यहाँ पे हम आते हैं मेंडल के बारे में। एक वैज्ञानिक थे, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक। वो किस देश के थे, ऑस्ट्रिया देश के। ऑस्ट्रिया देश के थे, जिसकी राजधानी क्या है, वियना। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी, ऑस्ट्रिया देश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेंडल। मेंडल ने क्या किया, अनुवंशिकता के बारे में पता लगाया, ठीक है ना। तो मेंडल के बारे में कुछ देख लें, क्योंकि उनके जन्म पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अच्छे तरीके से उसको हम लोग देखेंगे। तो मेंडल मेंडल का जन्म हुआ था 1822 ईस्वी में। यहाँ से भी क्वेश्चन बना देता है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा। निधन कब हुआ था, 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, गिरजाघर में हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बना देगा कि मेंडल का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो एक गिरजाघर में हुई थी। यहाँ से जन्म स्थान कहाँ पूछ देगा, तो जन्म स्थान क्या है, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। क्या है, वियना, ठीक है ना। उसके बाद से क्वेश्चन बनाता है, अनुवंशिकता शब्द की खोज किसने की। अनुवांशिकता शब्द की खोज किसने की, तो बेटसन। बेटसन कब किए था, 1995 में किए थे, ठीक है ना। उसके बाद से आते हैं हम लोग आगे। तो मेंडल ने अपने अनुवांशिकता का प्रयोग किस पादप पर किया, ये बताइए। जब कोई भी वैज्ञानिक होता है, जब भी खोज करता है, चाहे कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, तो किसी न किसी चीज पर किया होता है। तो वो जो मेंडल थे, उन्होंने भी किस पे किया था, मटर के पौधे पर किया था। क्यों, अब पूछेंगे सर जी क्यों नहीं मनुष्य पे किया था। और मनुष्य पे करते तो वो भी एक मनुष्य थे, वो भी एक मनुष्य थे, तो इनका भी जीवन काल उतना ही था और एक मनुष्य का जीवन काल उतना ही रहता है। तो क्या होता कि मनुष्य का जब वो करते एक्सपेरिमेंट मनुष्य पे, तो मनुष्य पे करते तो उनको 7 जन्म लेना पड़ता, क्योंकि जब मटर के पौधे पर किए तो इसके 7 पीढ़ियों के बारे में पता लगाया, तब मटर के पौधे के बारे में पता चला। उसी तरह मनुष्य पे करते तो इनको भी 7 जन्म तक जीना पड़ता, तब न हो पाता। तो अब पता ना कहाँ से दुनिया चली जाती। तो उन्होंने, क्योंकि इसलिए मटर के पौधे पर किया क्योंकि वह 1 वर्षीय पौधा था, क्योंकि 1 वर्ष में हो जाता है और इसके 7 पीढ़ियों के पता चल जाता है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे पर क्या एक्सपेरिमेंट किया। फिर से आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, अनुवंशिकता की परिभाषा बताइए। अनुवंशिकता की खोज किसने की, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, अनुवंशिकता लक्षणों का एक पीढ़ी माता पिता से दूसरे पीढ़ी संतान में स्थानांतरित होना अनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। जैसे क्या होता है, माता पिता का गुण किस में जाता है, उनके बेटे में जाता है या लड़कों में जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं, ठीक है ना।
अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में समानता बनी रहती है, जिस प्रकार कहते हैं कि ठीक है, जीव समानता बनी रहती है। अनुवांशिकता के खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 हैं कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मेंडल ने अनुवंशिकता प्रयोग में मटर के पौधा क्यों चुना? ऐसा क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। क्यों मटर का ही पौधा चुना, और किसी का पौधा नहीं था? और किसी का पौधा था, चुन सकते थे, लेकिन क्यों मटर का ही पौधा चुना? इसका तो जवाब देना ही न पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्यों मटर का पौधा ही चुना उन्होंने। चलिए, तो मटर का पौधा एक वर्षीय था। मटर का पौधा कौन था? एक वर्षीय, जो एक वर्ष में हो जाता है, इसलिए उन्होंने मटर का पौधा ही चुना। इसका जीवन चक्र छोटा होता है, क्योंकि इसका जीवन चक्र एक ही वर्ष का होता है। अब हम लोग का जीवन चक्र पूछा जाए तो हम लोग का जीवन चक्र 60 से 70 वर्ष होता है। पहले तो 100 वर्ष से ज़्यादा भी हो जाता था, लेकिन अब तो लग रहा है कि अब किसी का जीवन का कोई एथी नहीं है कि कब कौन मर जाएगा। कोई पहले तो एकदम निश्चित होता था कि 90 से कम कोई नहीं जाएगा, लेकिन अब तो लग रहा है कि कोई पहले ही मर जा रहा है, कोई बीच में मर जा रहा है, किसी का कोई ज़्यादा दिन जी रहा है, ठीक है। लेकिन जो मटर का पौधा है वो एक वर्षीय था, इसलिए उन्होंने मटर का पौधा चुना, ठीक है, जिसके कारण उसके अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था। ये बताइए, मटर का पौधा इसलिए चुना था क्योंकि कई बार इसका एक्सपेरिमेंट करना था, जिसके कारण उनके कई पीढ़ी का वो पता लगा सके, जिसके कारण उन्होंने मटर का ही पौधा चुना। अब बताओ कि अगर मनुष्य को चुनते तो उनके कई पीढ़ी को तो ज्ञात नहीं कर पाते, क्योंकि कई पीढ़ी तो उनको जन्म लेना पड़ता। इस कारण उन्होंने देखा कि सबसे कम आयु वाले यानी कि एज वाले पौधों को चुना और उसके कई पीढ़ियों का अध्ययन किया, और मटर का, जैसे मटर का ही पौधे में संभव था, इसलिए उन्होंने मटर का पौधा ही चुना था, ठीक है, समझ में आ गया होता। मटर का पौधा द्विलिंगीय पुष्प था। अब द्विलिंगीय पुष्प क्या होता है? जिसमें नर और मादा जन्म दोनों ही एक ही पौधे में स्थित हो, उसे द्विलिंगी बोला जाता है। एक लिंगी जिसमें बस, अब एक लिंगी कौन होता है? जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, हम लोग मनुष्य हो गए, एक ये होते हैं एक लिंगीय होते हैं जीव जंतु। एक मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, इसमें स्त्री और पुरुष भाग दोनों ही स्थित होता है, इसलिए उसे द्विलिंगीय पुष्प बोला जाता है, ठीक है। मटर के पौधे में अनेक लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें कई लक्षण पाए जाते हैं जिनके उनके बारी बारी से अध्ययन उन्होंने किया था। इसमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। मटर के पौधे में स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है, स्वयं परागण करने की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है। मटर का पौधा कौन सा है? एक वर्षीय पौधा है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए 2 बार लिखा गया है, देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये रखा गया है, ठीक है। फिर से हम लोग देखेंगे चुंबक के बारे में। चुंबक को हम लोग कहते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट, ठीक है। चुंबक एक ऐसा धातु होता है जो लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, खींचता है, ठीक है। आकर्षित के मतलब अपनी ओर खींचना। अब देख लीजिए कि अब एक लोहा ले लीजिए और एक चुंबक ले लीजिए, तो वह क्या करेगा? जैसे इसको सटाएंगे ये खींचना स्टार्ट कर देगा, यानी कि लोहे से बनी वस्तुओं को क्या करता है अपनी ओर? चुंबक क्या करता है? आकर्षित करता है, खींचता है। आकर्षित का मतलब होता है खींचना, प्रतिकर्षित का मतलब होना दूर हटना। प्रतिकर्षित का मतलब होता है दूर हटना और आकर्षित का मतलब होता है खींचना, ठीक है ना। तो लोहे से बनी वस्तुओं को चुंबक क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां से लेके जाएंगे ना तो लगेगा खींचने, ठीक है ना। तो आकर्षित का मतलब समझ गए होंगे।
ठीक है। उसके बाद से आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबक के गुण बताइए, कि चुंबक के गुण। ठीक है ना, वैसे आप लोग को जब गुण पूछा जाएगा तो वो क्या बताएंगे कि हमारा गुण है कि हम रोज उठते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से अपना रिवीजन करते हैं, ये अपना गुण आप लोग बताएंगे ना, तो ये सब बताएंगे। उसी तरह चुंबक का भी कुछ गुण होता है, तो गुण पूछ लिए जाते हैं। तो देख लीजिए, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरीय ध्रुव तथा दूसरा होता है दक्षिणीय ध्रुव। जैसे ये चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है। और चुंबक के देखिएगा, एक और तो होता है नॉर्थ, एक और लिखा होता है साउथ, यन और यस लिखा होता है चुंबक में, देखिएगा। तो इसके दो ध्रुव हो गए, एक हो गया पहला ध्रुव नॉर्थ और दूसरा हो गया साउथ। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से, समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। अगर दो चुंबक रहे ना और दोनों को समान ध्रुव सटाया जाए ना, तो वह एक दूसरे से हट जाएंगे। जैसे अगर एक चुंबक ए है और एक चुंबक और ले लिए, जैसे ले ले, फिर से नॉर्थ इधर ही है और साउथ इधर है, तो जब दोनों, जब समान एक में सटाया जाता है, समान समान एक में सटाते हैं, तो वह क्या होता है, दूर हटते हैं। और जब नॉर्थ और साउथ अलग अलग ध्रुव सटाते हैं, तो वह क्या करते हैं, एक दूसरे पे चिपकते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है ना। और जब समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित विकर्षित करते हैं, वे दूसरे से भागते हैं, वे सटते नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना। फिर से तीसरा है चुंबक। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, यानी कि जो चुंबक होता है, जो चुंबक से बनी वस्तु को क्या करता है, खींचता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है। उसके बाद से असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव हम आप लोग को बताए हैं कि दो चुंबक हैं, जैसे दो चुंबक हैं, इनके अगर ये क्या हो जाए, इधर हो जाए साउथ, इधर हो जाए नॉर्थ, तो इधर हो जाए, इधर हो जाए साउथ, इधर हो जाए नॉर्थ, यानी कि असमान ध्रुव। देखिए, अलग 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 ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, सटते हैं। ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे, एक टॉपिक है तारों का टिमटिमाना। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को महा मैराथन क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन दिया जाएगा, चाहे सामाजिक विषय हो चाहे विज्ञान हो। ये मैराथन क्लास आपका चलाया गया है। देखिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और ठंडी इतना बढ़ गई है, तब भी वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि आपके लिए बोर्ड का पेपर है और ही 1.5 महीना का समय है, जो आप लोग जो भी रिवीजन करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, आप लोग को कंटेंट दिया जाएगा। तो आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और वीडियो आता रहेगा अच्छे तरीके से। और एक बार समझ में ना आए ना, तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए।